तो दोस्तों नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। तो आज हम लोग पार्ट 2 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का। इससे पहले हमने कंपनी रूल के बारे में डिस्कस किया था और आज हम क्राउन रूल के बारे में डिस्कस कर लेंगे। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1858 से लेकर 1947 तक रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो चलिए पढ़ते हैं। The significant act was enacted in the wake of the revolt of 1857, also known as the First War of Independence or the Sepoy Community. This act is also known as Act for the Good Government of India. तो दोस्तों, पहला हमारा जो एक्ट है इसके अंदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। ठीक है। और ये एक्ट इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया क्योंकि 1857 में फर्स्ट वेकअप ऑफ फर्स्ट रिवॉल्ट और इसको कहा गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को एक और नाम से जाना जाता है द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसके क्या फीचर्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इट प्रोवाइडेड दैट India was to be governed in the name of Her Majesty and it was changed the designation of the Governor General of India, that is Viceroy of India. अब now सबसे important चेंजमेंट इस एक्ट के अंतर्गत ये किया गया कि इंडिया इज नाउ, अभी तक इंडिया गवर्न हो रहा था विद द नेम ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी। अब यहाँ से इंडिया ब्रिटिश क्राउन की जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ के नाम से गवर्न किया जाएगा। अब यहाँ पे डेजिग्नेशन का भी नाम चेंज कर दिया। सबसे पहले क्या था, गवर्नर जनरल इंडिया के थे, अब यहाँ पे वाइस रॉय रख दिए गए। और एट दैट टाइम द फर्स्ट वाइस रॉय इज लॉर्ड कैनिंग बने। उस टाइम पे सबसे पहले प्रथम वाइस रॉय जो बने वो लॉर्ड कैनिंग थे। अब सेकंड पॉइंट, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डल गवर्नमेंट बाय अबॉलिशिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्ट। इस एक्ट के दौरान बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्ट को हटा दिया, जिसकी वजह से डल गवर्नमेंट इंडिया में पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। थर्ड, इट वाज क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड वाज रिस्पांसिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये कहता है जैसे कि एक नया ऑफिस बनाया गया इंडिया के अंदर और उसका डेजिग्नेशन जो था वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैज गिवन ऑल द पावर्स रिगार्डिंग द अथॉरिटी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। एंड नाउ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड वाज रिस्पांसिबल फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। एंड देखिए, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो एक मेंबर होता है ब्रिटिश कैबिनेट का और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ब्रिटिश पार्लियामेंट की। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करना चाहेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। अब देखिए दोस्तों, जो 1857 के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी इंडिया में, उसके बाद ब्रिटिशर्स जान गए कि अब इंडियंस को हमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भर्ती करना ही होगा और उसके रिगार्डिंग ये एक्ट लागू किया गया। अब इसके कुछ की फीचर्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट, it make the beginning of the representative institution by associating Indians with the law making processes। अब देखिए, पहले पॉइंट के दौरान ये कहा गया है कि इंडियंस को जो लॉ मेकिंग संस्थान थी उसमें भर्ती किया गया एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर। It provided that the viceroy should nominate some Indians as a non-official members of the expanded council। अब इसी एक्ट के दौरान जो वॉइसरॉय थे, उस टाइम पे वॉइसरॉय थे हमारे इंडिया के लॉर्ड कैनिंग, और उन्होंने कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया एज द members of the legislative council। अब 1862 लॉर्ड कैनिंग द वाइसरॉय नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 3 मेंबर्स, इंडियन मेंबर्स को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अपॉइंट किया। कौन कौन थे? वो थे राजा ऑफ बनारस एंड महाराजा ऑफ पटियाला, देन सीन दिनकर राव। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है द प्रोविंसेस इन 1937 इट आल्सो प्रोवाइडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, पंजाब एंड विच वर स्टेबलाइज्ड 1862, 1886, 1897। अब देखिए, इस एक्ट के अंतर्गत कुछ प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई गई। जैसे कि कहाँ बनाई गई? फर्स्ट ऑफ ऑल बंगाल में, सेकंड ऑफ ऑल नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड थर्ड पंजाब में। और किस ईयर को बनवाई गई? 1862, 1886 एंड 1896। डेट प्लीज अच्छे से याद रख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट है इट empowered द वाइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। अब देखिए, यहाँ पे जो लॉर्ड कैनिंग उस टाइम के वाइसरॉय थे, उनको कुछ एडिशनल पावर्स भी दी गई, जैसे कि ही हैज अ पावर टू मेक रूल्स एंड फंक्शन ऑर्डर। और क्यों दी गई? कि वो स्टेट के जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो स्मूथली रन कर सके। अब सेकंड, इट कैन आल्सो गिव द रिकॉग्निशन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग। और इस एक्ट के अंतर्गत ही पोर्टफोलियो सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था।
अब देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में डिस्कस कर लिया जाए। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि पिछले वाले टॉपिक पे हमने डिस्कस किया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स अपॉइंट किए जा रहे थे लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया के द्वारा। अब उसी से बेस्ड एक अगला स्टेप लिया गया। ठीक है, वो क्या था कि देखिए जो इंडियंस हैं उनका नंबर इंक्रीज कर दिया गया सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बट लेकिन एक शर्त थी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो मेजोरिटी वहां पे मेंटेन किए हुए थे। सेकंड, इट इंक्रीज द फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव द पावर फॉर डिस्कसिंग बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। अब जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया, इसके अंतर्गत कुछ फंक्शंस और पावर लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी बढ़ा दी गई। जैसे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो डिस्कस कर सकती थी रिगार्डिंग बजट के बारे में, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती थी एग्जीक्यूटिव में। अब हमारा सेकंड टॉपिक है मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, दैट इज मॉर्ले मिनिटो रिफॉर्म। जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है उसको हम मॉर्ले मिनिटो रिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, इट कंसीडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंसेस। अब जो ये मॉर्ले मिनिटो रिफॉर्म आया, इसकी मदद से जो साइज था लेजिस्लेटिव काउंसिल का और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो एक्सपेंड किया गया। अब नाउ द नंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड फ्रॉम 16 टू 60। अब कितना एक्सपेंड किया गया, तो जैसे कि जो पहले था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के जो पहले 16 थे उनको एक्सपेंड करके सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर 60 कर दिए गए। और जो अब आप पूछेंगे कि प्रोविंशियल का क्या खेल रहा, तो दोस्तों प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ थी वो नॉट यूनिफॉर्म है, मतलब बढ़ती घटती रहती थी। It retained the official majority in the central legislative council but allow the provincial legislative council non-official majority। अब देखिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी मेजोरिटी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंटेन की थी। क्यों? क्योंकि वहां का जो स्ट्रेंथ थी वो फिक्स थी। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस की स्ट्रेंथ जो थी वो मेजोरिटी थी। क्यों? क्योंकि और लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव की वो नॉट यूनिफॉर्म थी। तो दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज द गवर्नमेंट फॉर ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पांसिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। अब देखिए जो ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जैसे कि कह सकते हैं जो मेन पर्पस था कि एक रिस्पांसिबल गवर्नमेंट इंडिया को प्रोवाइड करना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज इनैक्टेड एंड विच केम इनटू 1921। अब देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो बनाया गया था 1919 में और जिसको इंप्लीमेंट किया गया 1921 में। इसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं क्योंकि उस टाइम मॉन्टेगो जो थे वो थे हमारे इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब इसके कुछ फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डीमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अब यहाँ पे डीमार्केटिंग मतलब सीमांत, मतलब किसी को एक चीज के लिमिट के अंदर रखना। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस था, जो जितना भी वर्कलोड था जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव में पड़ रहा था, उसको हटाने के लिए कुछ सब्जेक्ट को सेपरेट किया गया और ये कहा गया कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटर लॉ बना सकते हैं अपने पर्टिकुलर और अपने रिलेटेड सब्जेक्ट्स में। However, the structure of government continue to be centralized and unitary। और उस टाइम भी जो हमारी गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो सेंट्रलाइज था और यूनिटी के साथ था। A second point, it further divided the provincial subjects into two parts, ट्रांसफर्स एंड रिजर्व सब्जेक्ट। अब देखिए उस टाइम पे इस एक्ट के दौरान जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, मतलब जिसपे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लेचर लॉ बना सकती है, तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। पहला है हमारा ट्रांसफर सब्जेक्ट और दूसरा था हमारा जो कि रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब नाउ जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर करता था विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो कि रिस्पांसिबल थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के। अब सेकंड है रिजर्व सब्जेक्ट, ऑन अदर हैंड वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पांसिबल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे जो रिजर्व सब्जेक्ट है उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल से अलग रखा गया। तो इसको भी जो एक्सरसाइज कराते थे, मतलब रिजर्व सब्जेक्ट को भी एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया गवर्नर को एंड असिस्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव, और इसको हेल्प करेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल की। द डल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट वाज नोन एज डार्ची, और यहीं से कॉन्सेप्ट आया हमारा डार्ची का, और डार्ची का बेसिकली वर्ड है डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और डार्ची एक वर्ड है डाई आर्च जो कि जिसका मतलब होता है डबल डुअल। हाउएवर द एक्सपेरिमेंट वाज लार्जली सक्सेसफुल, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पे जो डार्ची फॉर्म का एक्सपेरिमेंट किया वो बहुत हद तक सक्सेसफुल भी रहा।
तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। इन नवंबर 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। देखिए, अब ये साइमन कमीशन का कॉन्सेप्ट आया नवंबर 1927 में, और ये 2 साल पहले ही शेड्यूल के पहले आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हो गया था कि 7 मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे और अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन। अब यहाँ पे स्टैट्यूटरी का मतलब है अपॉइंटेड बाय लॉ। अब जो मेन एम था इसका, साइमन कमीशन का, कि चेक करें कि जो इंडिया में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया है वो कैसा वर्क कर रहा है। अब देखिए इसमें इफेक्ट्स डिफेक्ट्स क्यों है कि इस साइमन कमीशन को बाइकआउट किया इंडिया में। तो पहला डिफेक्ट ये था कि इसके जितने भी मेंबर थे, 7 के 7 मेंबर्स जो थे ब्रिटिशर्स थे, और हर पार्टी ने इसको बाइकआउट किया। The commission submitted its report in 1930 and recommend the abolition of Darchi। अब देखिए, अब साइमन कमीशन ने क्या क्या चीजें जो गवर्नमेंट को रिकमेंड की। इन्होंने पहले फर्स्टली रिकमेंड किया कि डार्ची सिस्टम ऑफ डल गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया जाए। फिर इन्होंने कहा कि प्रोविंसेस का एक्सटेंशन किया जाए। और तीसरा पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इंडिया में फेडरेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया जाए। अब यहाँ पे फेडरेशन मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टेट दैट फॉर्म अ सिंगल ग्रुप। कई सारे स्टेट मिलके जो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं उसे फेडरेशन कहते हैं। और साइमन कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया कि कम्युनिटी के बेसिस पे इलेक्टोरेट को और फैलाना चाहिए। अब हमारा आखिरी टॉपिक है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इट वाज लेंथी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है, और जो जिसमें 321 सेक्शन है और 10 शेड्यूल्स हैं। अब पहला जो की फीचर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इट प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडियन फेडरेशन कंसिस्टिंग प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनिट्स। तो दोस्तों, जैसे कि साइमन कमीशन ने रिकमेंड किया कि इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए ब्रिटिश फेडरेशन का, तो वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में गवर्नमेंट ने ये सारी डिमांड्स जो रिकमेंडेशन थी साइमन कमीशन की एक्सेप्ट करते हुए ऑल इंडियन फेडरेशन का फॉर्मेशन किया और प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को एक यूनिट बना दिया। द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन सेंट्रल एंड यूनिट्स इन टर्म ऑफ 3 फेडरल लिस्ट। अब इस एक्ट के दौरान जो सेंटर था और जो हमारा प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट था जिसको हम यूनिट कह रहे हैं, उसके बीच में पावर्स का डिवीजन हो गया। और कैसे? 3 फेडरल लिस्ट और 3 फेडरल लिस्ट तैयार हुई। पहली लिस्ट थी हमारी प्रोविंशियल लिस्ट, दूसरी थी कॉन्करेंट लिस्ट, तीसरी थी हमारी स्टेट लिस्ट। तो देखिए, जो हमारी फेडरल लिस्ट थी उसमें 59 सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 सब्जेक्ट मेंशन किए गए, और कॉन्करेंट लिस्ट में 36 सब्जेक्ट्स। एंड द रेसिड्यूरी पावर वर गिवन टू द वाइसरॉय। और रेसिड्यूरी पावर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो वाइसरॉय का हाथों में सौंप दिया गया। However, the federation never came into being as princely state did not join। क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने इस फेडरेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, तो फेडरेशन इंडिया में आई ही नहीं। A second point, it abolished the diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के दौरान डार्ची सिस्टम को भी रिमूव कर दिया गया। और डार्ची क्या था? सिस्टम ऑफ डल गवर्नमेंट। और प्रोविंसेस को हेल्प दी, और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी भी दे दी गई कि प्रोविंसेस अपने फंक्शंस, कुछ मैटर्स आप खुद ही में डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, यही मेरा वीडियो था रिगार्डिंग द ईस्ट इंडियन कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के बारे में। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो जय श्री राधे दोस्तों।